चलिए आज हम लोग किसी भी फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है, यानी अलग अलग जो फॉर्म होता है, उसको सिंपल जो इक्वेशन होता है लाइन का ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद करो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये था। अब इसको हम लोग इसके फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो वहां पे जो लिखा है उसको एज इट इज लिखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन इज इक्वल टू के इधर क्या चाहिए, y, तो y को रहने दो बी वाई, इधर क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स और माइनस सी, माइनस ए एक्स माइनस सी। अब यहाँ से अगर y को उधर भेजें तो क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स बाई बी माइनस सी बाई बी होगा। अब इसमें से अगर हम लोग यहाँ पे प्लस करने के लिए माइनस को ब्रैकेट में कर देते हैं, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया माइनस ए बाई बी टाइम्स एक्स प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस सी बाई बी। यहाँ से आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किसमें, देखो इस वाले फॉर्मेट में ये इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है इस वाले फॉर्मेट में है, जिसमें माइनस ए बाई बी आपका क्या है स्लोप, यहाँ पे ये क्या है माइनस ए बाई बी आपका m है, और माइनस सी बाई बी आपका क्या है c है, जो कि y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। समझ बात आ गई। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन में कन्वर्ट कर दिए। चलिए अब हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म को देखते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म को एक चीज याद कीजिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक हम लोग पढ़े थे कि लाइन जो होता है उसका तीन टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम लोग पढ़े थे। एक पढ़े थे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। एक पढ़े थे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और एक पढ़े थे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो वो जो नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 था उसमें क्या होता है नो सॉल्यूशन, और a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 उसमें क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन, और a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 उसमें क्या होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो याद करिए, अगर मानते हैं यहाँ पे कि कोई एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से क्या कर रहा है पास कर रहा है, तो ओरिजिन से अगर वो लाइन पास करेगा उस केस में अगर ध्यान से देखो तो ये कांस्टेंट आपका 0 हो जाएगा। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है तो उस केस में आपका कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि याद करो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस केस में क्या होता था नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यानी c1 बाई c2 यानी कांस्टेंट के बराबर नहीं होता था, क्योंकि वो ओरिजिन से पास करता था, ओरिजिन से पास करता था, पैरेलल लाइंस था, नो सॉल्यूशन था। तो अगर नहीं कोई सॉल्यूशन होगा उस केस में तो वहां पे कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा 0। तो केवल इक्वेशन क्या बचेगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर वो कांस्टेंट आपका नहीं है, मतलब जैसे इधर वो कांस्टेंट नहीं होगा, उसको अगर इधर ले जाए तो माइनस में जाएगा। 0 में से अगर c, ये जो कांस्टेंट c है, अगर इसको माइनस कर दें तो यहाँ पे ये माइनस सी के फॉर्म में आएगा, माइनस सी के फॉर्म में आएगा। तो यहां से x अगर हम लोग देखें तो x क्या हो जाएगा माइनस सी बाई ए। जैसे यहां से अगर हम लोग देखें, यहाँ से x क्या आएगा माइनस सी बाई ए, और y क्या आएगा माइनस सी बाई बी, यही आ रहा है। अगर ये दोनों वैल्यू को हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में डाल दें, यानी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 इसमें, तो इसका क्या बन जाएगा x बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाई बाई माइनस सी बाई बी।
इज इक्वल टू 1। उस फॉर्म में आ गया जहाँ पे आपका एक्स इंटरसेप्ट यानी एक्स इंटरसेप्ट यानी ए आपका हो जाएगा -c/a और y इंटरसेप्ट यानी b आपका हो जाएगा -c/b। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका आंसर। नोट कर लो। चलिए तीसरा है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म याद है? नॉर्मल फॉर्म था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू b। ये था। इसको अगर हम लोग को इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? याद करो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसमें काम करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं इधर और इधर दोनों तरफ, इधर और उधर दोनों तरफ हम लोग डिवाइड करेंगे। किससे? पहले इसको काम करते हैं, उधर भेज देते हैं, थोड़ा काम करेंगे। हाँ, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे अंडर रूट a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इस पूरे को डिवाइडिंग, इसको मान लेते हैं 1, इक्वेशन 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको अगर हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो वी गेट, क्या हम लोग को प्राप्त होगा? a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल एक्स प्लस b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल y इज इक्वल टू -c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में बात है? अब यहाँ पे अगर हम लोग एक ट्रायंगल बनाए, क्या करें? एक ट्रायंगल बनाते हैं और इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है। इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं। तो अगर ये A है, ये B है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ये ए है, ये बी है, तो इस केस में बताइए, अगर यहाँ पे हम एक एंगल देते हैं अल्फा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एंगल कौन चाहिए? अल्फा। अगर यहाँ से हम लोग कॉस अल्फा देखें तो कॉस अल्फा क्या होगा? ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ है? यहाँ पे। तो इसको हम लोग कॉस अल्फा लिख सकते हैं, लिख दीजिए एक्स कॉस अल्फा प्लस, अब b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखो साइन अल्फा। अब यहाँ पे अगर हम लोग साइन अल्फा करें तो साइन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको हम लोग साइन अल्फा लिख सकते हैं। तो लिख दो साइन अल्फा। और इसको, ये जो है, इसको अगर यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचे ऐसे p, जो पॉइंट C पे गया हो, क्या गया हो? पॉइंट C पे। तो यहाँ से अगर हम लोग -c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें, ये क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इस पूरे में आपका क्या है? ये p। तो इसको हम लोग ये p लिख सकते हैं। क्या ये आपका निकल के आ गया नॉर्मल फॉर्म? और नॉर्मल फॉर्म को अगर हम लोग को जनरल इक्वेशन में लिखना है तो उसका तरीका ये है कि a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस बी वाई बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। अगर आप लोग को पी निकालना है, पी क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए समझ में बात आ गई। चलिए अब देख लेते हैं पोजीशन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। देखिए एक मिनट रुक बताते हैं। हाँ देखिए, मानते हैं पहली बार में गलत ही बनेगा। ये एक कोई लाइन है, उतना अच्छा नहीं बनता। ये कोई आपका लाइन है, इस लाइन से ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पे एक लाइन ड्रॉ की है। ये इस लाइन का यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो है माइनस सी बाई बी, और यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो है माइनस, यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो है माइनस सी बाई ए कॉमा जीरो, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक, एक काम करते हैं, इस पे यानी इस लाइन पे क्या लिख रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक लाइन से मानते हैं कि कहीं पे कोई पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पे क्या होगा। तो इसको अगर यहाँ से हम लोग ऐसे ज्वाइन कर दें, इस पॉइंट को मानते हैं ज्वाइन कर दें, ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। ये डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे आपसे यही डी पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ये जो डी है ये क्या होगा, ये डी क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल इसका बता दें, इसमें क्या करिए, सिंपल एक बार आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, और एक बार इस ट्रायंगल का आप लोग एरिया निकालिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, यानी कि हाफ अंडर ब्रैकेट x1 x2 x3 वाले फॉर्मूला से, और दोनों एरिया को इक्वल करो तो आपको रिजल्ट आ जाएगा डी का ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी मॉड खत्म अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब उतना करके आपको रिजल्ट फाइनली इतना आना है, और ये आपका होता है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस और पोजीशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। समझ में बात आ गई। अगर यहाँ पे सपोज करते हैं कि ओरिजिन नहीं, यानी कि अगर ये जो डिस्टेंस है इसको अगर ओरिजिन से मेजर किया जाए, ओरिजिन से, तो ओरिजिन से अगर मेजर करेंगे उस केस में आपका डिस्टेंस हो जाता है सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किस केस में होगा, ओरिजिन के केस में। ओरिजिन से अगर डिस्टेंस को हम लोग को मेजर करना है तो उस केस में सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में बात आ गई, नोट कर लो। चलिए देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, एक है L1 एक है L2। अब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का हम जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मान लिए हैं d, इसको क्या मान लिए d, और इन दोनों लाइंस के बीच का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे c1 c2 अलग लिए, बाकी सब सेम क्यों लिए, याद करो।
जब पैरेलल लाइंस का कंडीशन होता है तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, जिसमें केवल ये अलग होता है, बाकी ये दोनों सेम होता है। इसीलिए तो इस केस में ये जो डिस्टेंस है d, ये क्या है d, यहाँ पे d हो जाता है, अगर ऐसे निकालो तो मॉड c1 नहीं मॉड c1 माइनस c2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। अगर इसको हम लोग इंटरसेप्ट वाले यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालें, जैसे आपका एक इक्वेशन दिया है, यहाँ पे भी दो पैरेलल लाइंस है, दोनों पैरेलल लाइंस का अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना हो, क्या निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है मॉड c1 माइनस c2 बाई अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अगर स्लोप के फॉर्म में दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे, अगर सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। दोनों आपका जो है पैरेलल लाइंस का ही डिस्टेंस होता है, d मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। समझ में आता है, नोट कर लो।